तो आज का टॉपिक है डीएलसी। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। ठीक है, क्लियर। अब डिफरेंट ल्यूकोसाइट काउंट में अपन देखते हैं डब्ल्यूबीसी कितने टाइप की होती है। पहले ल्यूकोसाइट को डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, ये तो क्लियर है। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी कितने टाइप की होती है? दो टाइप की, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स कितने टाइप की होती है? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इयोसिनोफिल। क्लियर। और ए ग्रेनुलोसाइट्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। क्लियर। तो डब्ल्यूबीसी कितने टाइप की होती है पहले तो ये पता होना चाहिए। तो दो टाइप की डब्ल्यूबीसी होती है, ग्रेनुलोसाइट्स और एक ग्रेनुलोसाइट्स। जिसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं वो ग्रेनुलोसाइट्स, जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते वो एक ग्रेनुलोसाइट्स। अब ग्रेनुलोसाइट्स भी तीन टाइप की होती है, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स और बेसोफिल। और ये लिम्फोसाइट्स हैं मोनोसाइट्स। अब जनरल सी बात है, जब अपन डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट करें डीएलसी, तो अपन को पता होना चाहिए कि एक एक जो ल्यूकोसाइट है किस टाइप से दिखती है, उसका साइटोप्लाज्म कैसा होता है, उसका न्यूक्लियस क्या होता है, उसका साइज कितना होता है, और नॉर्मल ही आपके बॉडी में कितने परसेंट पाई जाती है। ठीक है, तो ये चीजें अपन को पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए इनका साइज। तो साइड में साइज लिख के लिखना, 12 to 15 माइक्रोन होता है न्यूट्रोफिल का, यूसिनोफिल भी 12 to 15 होता है, और बेसोफिल भी। वहीं लिम्फोसाइट दो टाइप की होती है, स्मॉल एंड लार्ज। तो स्मॉल की साइज होती है 8 to 12 माइक्रोन, और इसकी होती है 12 to 15 या 16 माइक्रोन। और वहीं मोनोसाइट की साइज होती है 12 to 20 माइक्रोन। ठीक है, क्लियर, साइज क्लियर है। उसके बाद ये इसका न्यूक्लियस कैसा दिखता है, तो न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस मल्टी लोब्ड होता है। ठीक है, क्लियर। एंड क्लम्प्ड क्रोमेटिन पाया जाता है। ठीक है,
उसके बाद इयोसिनोफिल, तो उसकी जो शेप होती है तो तुमको याद हो तो ईयरफोन जैसी होती है, यानी कि बाइलोब्ड। एंड क्लम्प्ड क्रोमेटिन इसमें भी पाया जाता है। क्रोमेटिन क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, फिर बेसोफिल। बेसोफिल कैसा होता है? उसका न्यूक्लियस राउंड होता है और लोब्ड होता है, तो राउंड एंड लोब्यूल्ड। ठीक है, और कैसा होगा? क्लम्प प्रोटीन होगा इसमें भी, क्लम्प्ड क्रोमेटिन। वहीं लिम्फोसाइट्स देखें तो लिम्फोसाइट्स का जो न्यूक्लियस होता है वो पूरी सेल को कवर करता है, तो लार्ज एंड राउंड न्यूक्लियस। लार्ज एंड राउंड न्यूक्लियस। ठीक है, और क्लम्प्ड क्रोमेटिन होता है इसमें भी। यही बात करें मोनोसाइट्स की, तो मोनोसाइट्स में जो बीन किडनी शेप होता है उसका न्यूक्लियस, तो लोब्यूलेटेड लोब्यूलेटेड न्यूक्लियस। ठीक है, उसके अलावा इसमें क्या पाया जाता है? फाइन क्रोमेटिन। लिख लिया। अब बात करें साइटोप्लाज्म की, यानी कि इनका कोशिका द्रव्य कैसा दिखता है। तो इनका न्यूट्रोफिल में दिखाई देता है पिंक या वॉयलेट कलर के ग्रेन्यूल्स। वहीं इयोसिनोफिल्स में कुछ मिस हो गया था, उसी के नीचे लिखना है डायरेक्ट। ठीक है, इयोसिनोफिल में कोर्स क्रिम्सन रेड कलर के ग्रेन्यूल्स दिखाई देते हैं। क्रिम्सन रेड मतलब खूनी लाल। ठीक है, वहीं बेसोफिल की बात करें तो इसमें पर्पलिश ग्रेन्यूल दिखाई देंगे आपको। ठीक है, तो लार्ज कोर्स पर्पलिश। ठीक है, वहीं लिम्फोसाइट्स की बात करें तो ये क्या होता है?
उसका पूरा का पूरा न्यूक्लियस सेल को कवर करता है, तो बिल्कुल एक पतली सी लेयर होती है बेसोफिल का, जैसा साइटोप्लाज्म होता है ना, तो वैसा। तो इसमें लिखा होता है पेरिफेरल रिम ऑफ बेसोफिल एंड नो ग्रेन्यूल्स, क्योंकि ये ए ग्रेन्युलोसाइट्स है। ठीक है, क्लियर। और वहीं बात करें अपन मोनोसाइट, तो इसका जो कोशिका द्रव्य होता है वो बेसोफिल जैसा होता है। ठीक है, तो बेसोफिल लाइक साइटोप्लाज्म, उसके अलावा इसमें प्रेजेंट होती है फाइन वैक्यूल्स, छोटी छोटी सी वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्लियर। उसके अलावा अपन क्या ध्यान रखते हैं कि कितने परसेंट कौन सी WBC पाई जाती है आपके ब्लड में, तो परसेंटेज, तो न्यूट्रोफिल आपकी बॉडी में पाई जाती है 40 to 60%, और इयोसिनोफिल 1 to 6%, और बेसोफिल 0 से 1। और वहीं बात करो लार्ज लिम्फोसाइट, तो ये होती है 20 to 40, और मोनोसाइट्स होती है 2 to 10%। क्लियर। तो ये अपन का बेसिक नॉलेज जो अपन को डीएलसी करने से पहले डब्ल्यूबीसी के बारे में पता होना चाहिए, कि उसका साइटोप्लाज्म कैसा दिखता है, उसका न्यूक्लियस कितना है। अगर नॉर्मल डब्ल्यूबीसी या डीएलसी काउंट आएगा तो उसमें न्यूट्रोफिल कितनी पाई जाएगी, कितनी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होनी चाहिए, ये सब आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद अपन इसका मेथड परफॉर्म करेंगे। अब इसके लिए अपन को क्या क्या चीज़ें चाहिएगी। जस्ट अपन पीबीएफ बनाते, अपन ने पढ़ा था ना अभी लेटेस्टली पीबीएफ, वैसा ही मेथड है, पीबीएफ ही बनानी है। तो पीबीएफ बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, स्लाइड चाहिए होती है। ठीक है, स्लाइड के अलावा जो ब्लड चाहिए होता है, तो या तो ब्लड कैपिलरी प्रिक या इंट्रावीनस या वेनी पंक्चर कह सकते हैं अपन। ठीक है, क्लियर। उसके अलावा एक नहीं दूसरी स्लाइड भी चाहिए जिसे अपन एज ए स्प्रेडर यूज कर सके। ठीक है, क्लियर। उसके बाद अगर वो बन जाती है पीबीएफ, तो उसके बाद उसको स्टेनिंग करने के लिए लिशमान या जिम्सा स्टेन चाहिएगी। अगर लिशमान परफॉर्म करेंगे तो 2 मिनट के लिए लिशमान स्टेन रखेंगे, और उसके बाद उसको वॉश करके उस पर या तो बफर्ड वाटर रखेंगे या डिस्टिल वाटर इक्वल अमाउंट में, और बफर वाटर डबल अमाउंट में अपन रखेंगे। ठीक, 8 मिनट के लिए फिर उसको वॉश करेंगे, क्लीन हो जाएगी। फिर अपन उसको वापस ड्राई होने के लिए रख देंगे। ड्राई होने के बाद अपन ऑयल इमर्सन डाल के उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे। अब अपन इसके लिए एक स्लाइड नहीं बनाते पीबीएफ की, अपन 2 या 3 बनाते हैं, क्योंकि अपन को सारी स्लाइड्स देखनी होती है ना। तो अपन माइक्रोस्कोप में इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखते हैं, अपन माइक्रोस्कोप में जब स्लाइड को देख रहे हैं ना, तो उसको राइट टू लेफ्ट दिखे। ठीक है, क्लियर। हटा दो इसको। रिक्वायरमेंट्स, स्लाइड्स। ठीक है, ब्लड के लिए रिक्वायरमेंट या तो अपन कैपिलरी प्लिक करेंगे, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है तो लेंसलेट चाहिए होता है, या फिर नीडल। ठीक है, और वेनी पंक्चर कर रहे तो नॉर्मली अपन करते सिरिंज से वही करेंगे। एंटीकोगुलेंट कौन सा यूज करेंगे, तो ईडीटी है। ठीक है, क्लियर। उसके अलावा स्लाइड्स हो गई, ये हो गया।
स्टेन में जिम्सा या लिशमान स्टेन, और माइक्रोस्कोप, तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। क्लियर। अब प्रोसीजर, अगर कैपिलरी प्रिक कर रहे हैं यानी कि फिंगर प्रिक करेंगे, तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे, कॉटन स्वाब से क्लीन करेंगे। तो क्लीन द रिंग फिंगर with sprit कॉटन स्वाब या अल्कोहल कॉटन स्वाब, ठीक है। क्लियर। उसको क्लीन करेंगे, देन फर्स्ट drop, then prick the needle या lancelet at puncture site, then discard द फर्स्ट ड्रॉप। फर्स्ट ड्रॉप को क्यों डिस्कार्ड करते हैं? क्या? हाँ, टिश्यू फ्लूइड ज़्यादा पाया जाता है ड्यू टू presence of high amount of tissue fluid। ठीक है, क्लियर। उसके बाद अपन वो एक ड्रॉप लेंगे और स्लाइड पे डालेंगे, जैसे अपन पीबीएफ में करते हैं। देन ड्रॉप ऑफ ब्लड pour on the corner of slide make 2 to 3 slides। फिर अपन ब्लड ड्रॉप को पोर करेंगे स्लाइड के कॉर्नर पे, ठीक है। और सेम ऐसा 2 और 3 स्लाइड में करेंगे, एक ही स्लाइड नहीं बनाएंगे, क्योंकि अपन जब लास्ट में चार्ट बनाते हैं ना चेक करने के लिए, तो उसमें 100 का चार्ट बनाते, तो 100 डब्ल्यूबीसी या आरबीसी तो डब्ल्यूबीसी एक ही स्लाइड में नहीं देख पाएगा।
clear? ड्रॉप ब्लड करने के बाद अपन दूसरी स्लाइड लेंगे, यूज एज अ स्प्रेडर, अपन ब्लड को स्प्रेड कर देंगे, ठीक है। Then take another slide with smooth edge, use as spreader. Spread the blade on slide and make PBF, peripheral blood film. ठीक है, देन अपन उसको ड्राई होने के लिए रख लेंगे। लीव वेट फॉर ड्राइंग। उसके बाद लिशमान या जिम्सा स्टेन करेंगे। मोस्टली इसमें अपन लिशमान स्टेन यूज करते हैं। देन stain the slide with Leishman stain, ठीक है। और उसके बाद लिशमान स्टेन में भी अगर अपन लिशमान स्टेन खुद डाल रहे तो कितनी देर के लिए डालेंगे? pour on slide for 2 minutes, ठीक है। then pour off the solution and wash with tap water. उसके बाद अपन क्या करेंगे, या तो इक्वल अमाउंट में ऑफ डिस्टिल वाटर और या फिर डबल अमाउंट ऑफ बफर वाटर, pour on slide for 8 minutes. Then wash off the slide
ड्राइड, यानी कि उसको ड्राई होने देंगे। ड्राई होने के बाद, लिख लिया ना नीचे वाला? ड्राई होने के बाद अपन क्या करेंगे, उस स्लाइड को अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे। ठीक है, सीन अंडर माइक्रोस्कोप एट 40x एंड 100x। अगर 100x पे देख रहे तो आप अपन क्या यूज करेंगे, ऑयल इमर्सन। ठीक है, हमेशा स्लाइड को देखने का जो प्रोसेस रहेगा माइक्रोस्कोप में वो राइट टू लेफ्ट रहेगा, ऐसे। अगर ये स्लाइड है तो अपन हमेशा उसको ऐसे देखेंगे, डायरेक्शन में, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, उसके बाद एक पेपर लेंगे, एक पेपर पे अपन चार्ट बनाएंगे, 10 वर्टिकल और 10 हॉरिजेंटल। अब डीएलसी या टीएलसी, डीएलसी देखते क्यों है, कोई आइडिया? नाइस क्वेश्चन ना, बताओ आंसर। हाँ, वो तो किस डीएलसी में अपन डिफरेंट डिफरेंट ल्यूकोसाइट्स देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? एक तो जब अपन ब्लड में देखेंगे उनकी मॉर्फोलॉजी सही होनी चाहिए, ठीक है, एबनॉर्मल नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अगर न्यूट्रोफिल का काउंट नॉर्मल से ज़्यादा है यानी कि इन्फ्लामेशन, न्यूट्रोफिलिया, कम है तो न्यूट्रोपीनिया, अगर मोनोसाइट ज़्यादा है तो मोनोसाइटोसिस, और कम है तो मोनोसाइटोपीनिया। किस कंडीशन में होता है, क्यों होंगे? ठीक है, क्लियर, लिख लिया? लिख लिया? तो अपन क्या करेंगे, जब माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तब एक टेबल बनाएंगे, जिसमें 10 ब्लॉक ऐसे
और 10 ब्लॉक ऐसे। तो ऐसे अपन 10 ब्लॉक्स बनाएंगे टेबल, ठीक है। जब अपन फर्स्ट टाइम देखेंगे उसमें आपको क्या दिखा है, अगर न्यूट्रोफिल दिखा है तो एन पुट कर दिया। उसके बाद अगर आपको लिम्फोसाइट दिखा है तो एल, ऐसे अपन उसमें पुट करते जाएंगे। तो जनरली अगर नॉर्मल, अगर क्या कहते हैं, इंसान नॉर्मल है तो कितने डब्ल्यूबीसी में कितने न्यूट्रोफिल्स होते हैं, 40 to 60 या 70, ठीक है। तो इसमें ऑलमोस्ट 60 to 70% क्या होगा, न्यूट्रोफिल, ठीक है। 20 to 40% क्या होता है, लिम्फोसाइट। तो 20 to 40 क्या होगी इसमें, लिम्फोसाइट्स। और वैसे ही अपन इसको फिल करेंगे। एक नॉर्मल चार्ट तो कैसे हो जाएगा, जैसे देखो कि आप न्यूट्रोफिल्स देख रहे हो, जैसे समझो फर्स्ट देखा न्यूट्रोफिल दिखा, फिर न्यूट्रोफिल दिखा, फिर न्यूट्रोफिल, फिर न्यूट्रोफिल, फिर लिम्फोसाइट दिख गया। उसके अलावा क्या दिख सकता है, मोनोसाइट, फिर न्यूट्रोफिल दिख रहा है, फिर लिम्फोसाइट दिख गया, मोनोसाइट दिख गया, न्यूट्रोफिल दिख रहा है। तो ऐसे करके अपन उसको पूरा चार्ट फिल करते हैं, जैसे जैसे देखते जाते हैं। क्लियर। यहाँ पर खत्म होता है तुम्हारा डीएलसी। फिर अपन चार्ट बना के देखते हैं कि कौन सी सेल कितनी ज्यादा है। अगर न्यूट्रोफिल ज्यादा है तो न्यूट्रोफिलिया है आपको, यानी कि इन्फेक्शन आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा है। पीनिया है तो बताओ, न्यूट्रोपीनिया का बताया, पढ़ाया था ना, ठीक है। उसके बाद लिम्फोसाइटोसिस, अगर लिम्फोसाइट ज्यादा है तो किस कंडीशन में होगी, जैसे इसने अभी एंटीबायोटिक ले रखी है तो इसके काउंट में लिम्फोसाइट्स ज्यादा आएगी, ठीक है। क्लियर। और लिम्फोसाइटोपीनिया यानी कोई इन्फेक्शन हो गया है, जैसे कि कैंसर में टी लिम्फोसाइट्स कम होती है, या एचआईवी हो गया। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म होता है डीएलसी।